वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू सबकी सोच। अभी सेगमेंट में कुछ हम बात करने लगे हैं टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से और टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश के हवाले से। हुकूमती पॉलिसीज के सबब टेक्सटाइल मिलें जो है वो अब बंद होने लगी हैं। कल भी प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र तो किया था। आज हमने सोचा डिटेल में इस पे बात करते हैं। 2 साल के दौरान नाज़रीन अगर बात की जाए बिजली और गैस की कीमत में 170% तक इजाफा हुआ है और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मुल्क भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं और हज़ारों लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। ये मिल्स वगैरह फैक्ट्रीज बंद होने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनमें 50 टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक भी है और साथ ही अफसोसनाक भी है। जी हाँ, बिल्कुल निम्रा, आप ठीक कह रही हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी और मिल्स मालकान का कहना है कि 2022 में बिजली के निर्ख 16 रुपए थे, जो आज 42 रुपए फी यूनिट से भी जायद है। 2022 में इंडस्ट्री को गैस 14 रुपए में मिल रही थी, जो आज 40 रुपए फी यूनिट मिल रही है। एप्टमा का कहना है कि 2 सालों के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तकरीबन 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर तक रह चुकी हैं। बहुत ज्यादा गैप है, ये बहुत ज्यादा गैप है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मियां जफर इकबाल साहब ने, जो कि एक्स कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन टेक्सटाइल। उनको खुशामदीद कहते हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जफर थैंक साहब यू। ये जी बताइएगा। एक तो ये कि जो सारे ये मसाइल हैं हमारी हुकूमतों की वजह से दरपेश, हम लोग डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हमारे सेगमेंट हमें शामिल करना पड़ता है क्योंकि खबरें सामने आती हैं। कभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इदारे जो हैं वो हड़ताल पे जा रहे होते हैं। तो ये टेक्सटाइल की जो खबर हमने अभी शेयर की है, इस पे पहले आपके पास क्या तफसीलात हैं और फिर ये सब हो क्या रहा है? जी मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में मैं ये बात इंडिकेट कर चुका हूँ बिफोर बजट कि जो हालात जा रहे हैं ये से 100 मिले तो खैर उन्होंने बता दी है, अभी 100 नहीं है, ये शायद 500-700 ये सारी इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। क्योंकि जो भी किसी मुल्क जो बजट होता है बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंस का मजमुआ होता है। गवर्नमेंट ने टोटल टारगेट किया है कि रेवेन्यू कैसे लेना है और अपने एक्सपेंस को कट डाउन नहीं किया। रेवेन्यू के लिए उन्होंने सारा बर्डन इंडस्ट्री पर डाल दिया है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है। और जिंदगी में पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के अंदर टैक्सेशन जो है वो फिक्स टैक्स रजीम से एफटीआर से उसको एमटीआर के ऊपर लेके चले गए हैं और 1% एडवांस टैक्स भी दे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब इंडस्ट्री जो है वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो चल सके और इतना टैक्स पे कर सके। ये मतलब एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त टोटल रिस्क पे चली गई है। एक्सपोर्टर्स, अब बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं भी अभी ये सोच रहा हूँ कि शायद मेरा इस मुल्क में रहना नागुज़ीर है। मैं अपनी इंडस्ट्री को या तो मैं किसी और बिजनेस में शिफ्ट कर लूँ या इस मुल्क को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ जहाँ पे मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं। मैं एक्स चेयरमैन फीडमेक जो पाकिस्तान का सबसे इकोनॉमिक जोन है, मैं वो भी रहा हूँ। वहां पे हमने बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी कि कि हम यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लेके आएंगे, वैल्यू एडिशन को लेके आएंगे और वो प्रोडक्ट जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड है उनको हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने सारा कुछ किया है यहाँ पे, हमने मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में क्या करनी है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर चली जाएगी। इतना बड़ा मतलब बड़ा जो गैप है मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इंडस्ट्री के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा हो। 1971 में जब मैं ये कहूंगा कि उस वक्त नेशनलाइजेशन की थी तो पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो टाइकॉन्स थे, 12 बड़े घर वो पाकिस्तान से फ्लाई कर गए थे, छोड़ गए थे, अपनी इंडस्ट्री को बंद कर गए थे। और इसी तरीके के साथ अब जो सूरत हाल है उसमें मैं उस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइज नेशनलाइजेशन हुई थी। अब के जो बजट बना है इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोग अपनी इंडस्ट्री को बंद करेंगे या हाँ, फिर वो 2 नंबर तरीके के साथ अच्छा मियां साहब, मल्टीपल मुझे ये कंपनीज बताइएगा, खोलेंगे। आप मुआवन खुसूसी भी रहे प्राइम मिनिस्टर के और आप जाहिर बात है पॉलिसीज में भी शामिल हुए होंगे जब आप मुआवन खुसूसी थे। लेकिन अब मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू तो ले रही है जिससे आपने बात की, लेकिन टैक्सेशन की मद में एक्स्ट्रा टैक्सेस तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज कहाँ पे हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री मिल रही है? कोई क्या बर वक्त कोई मिल रही है? कोई क्या 24 घंटे मिल रही है? क्या गैस आपको फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही? 24 घंटे मिल रही है या नहीं मिल रही? आप अगर जिन इंडस्ट्रीज की बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी बांग्लादेश में शिफ्ट हुई हैं, आप देखिए ना कि वहां पे फैसिलिटीज कितनी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी की आपको फैसिलिटी, गैस की फैसिलिटी, फिर टैक्सेशन की फैसिलिटी। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ आवाम को टैक्स या लगा रहे मिल्स हैं। को या इन मालकान को चूस रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखें, मैंने आपको पहले कहा कि फैसिलिटीज तो कोई नहीं है, जो फैसिलिटीज थी वो भी छीन ली गई हैं और टैक्सेशन इतनी ज्यादा है और सेल्स टैक्स के जो रिफंड्स हैं
बजाय इनको टाइम पे देने के वो भी डिलेड हैं। इवन आप 5 साल पुराने रिफंड्स डीएलटीएल के फॉर्म थे में जो बजट में अनाउंस किए थे वो भी नहीं इन्होंने दिए। लिक्विडेशन क्रंच इतना ज्यादा पैदा कर दिया है कि इंडस्ट्री चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बड़ी, बजट से पहले हमने जो सेल्स की थी हमें नहीं पता था, बजट के बाद हमें श्योर किया गया था कि ये चीज आपको मिलेंगी। और मैं समझता हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बैंक से आए हैं, बैंक हबीब बैंक लिमिटेड से उनका तलक है। और मेरे लिए मेरी भी ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हबीब बैंक तो मोर देन 50% जो है मुल्कों के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, उसके लेटर ऑफ क्रेडिट कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हमें दूसरे बैंकों की तरफ मूव करना पड़ता है। तो वो अपने बैंक को व्हाइट लिस्ट में नहीं ला सके और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को व्हाइट लिस्ट में वो कैसे लेके आएंगे। और ये मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बजट के ऊपर, लेकिन मुझे समझ में नहीं ये आ रहा है कि एक तरफ से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो उस बजट को एंडोर्स भी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो अवाम को किस तरीके से बेवकूफ बनाया। वो 99 नाम जो अल्लाह ताला के हैं पार्लियामेंट में ऊपर लिखे हुए हैं, उनके नीचे बैठ के जो तकारीर की जाती हैं, जो एश्योरेंस दी जाती है और बाद में जब नोटिफिकेशन आते हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं, ये झूठ बोला जाता है। तो ये बताएं कि क्या हमारा मुल्क तरक्की करेगा जब हम इस तरह के झूठ बोलेंगे और ये भी ख्याल नहीं करेंगे कि ऊपर सर ये बताइएगा कि इन टेक्सटाइल मिल्स जो फैसलाबाद की हद तक या पूरे पाकिस्तान की हद तक बंद होने से क्या कुछ नुकसान होगा, फिर मेन पावर का बहुत बड़ा नुकसान है, उस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। क्योंकि मैं उस जमाने की बात करूं जब मिनी मैनचेस्टर कहा जाता था फैसलाबाद को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो सब कुछ बंद हो रहा है। नहीं सर, मिनी मैनचेस्टर तो अब आप फैसलाबाद को कहना छोड़ दें कि अब ये एक डेड स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बन रहे हैं ना, उसमें भी एक डेड इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री का स्क्रैप रखा जा सके। और वो लोग जो इस वक्त अल्लाह ताला माफ फरमाए ये पोजीशन में देख रहा हूँ, क्राइम रेशो और लोगों का भूख से मरना और लोगों का जो है जिस तरीके से लोग बिल आ रहे हैं और तनख्वाहें उनकी कम है, वो डर रहे हैं, खुदकुशियां और बेरोजगार भी हो चुके हैं हजारों की तादाद में सर लोग। हाँ जी, और मुझे डर लग रहा है कि ये लोग जो है तंग आके कहीं खुदकुशी करना नहीं शुरू कर दें। बहुत डर लग रहा है, अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। तो मुझे वो दिन जो है उससे डर लग रहा है। तो मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि खुदा के वास्ते आप इस वक्त IMF के प्रेशर में ना आए। आप इस वक्त ऐसी इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी जो मतलब सबके लिए वायबल हो, जिसमें आप ये देखें कि सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ दें आप, इन्होंने ना एग्रीकल्चर को छोड़ा है, ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को छोड़ा है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले चलती रही ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर। तो ब्लैक इकोनॉमी वाले पैसा अब तो सारा डंप हो गया या मुल्क से बाहर चला गया हुआ है। अब व्हाइट इकोनॉमी के ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है कि वो करते। इनको चाहिए था कि अगर इतने सख्त स्टेप लेने थे, इससे पहले कोई एमनेस्टी देते थे लोगों को कि भाई आपके पास ये लास्ट चांस है, उसके बाद हम ये चीजें लेके आ रहे हैं। उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट सर्कुलेशन ऑफ मनी रहती। और जो मतलब जैसे एक्सपोर्टर है उस पर फिक्स टैक्स रिजीम से उनको खत्म कर दिया। और उसके कहते हैं कि तेल वो आग पे तेल जो छिड़कने वाली बात है कि आपने उसको खत्म करके प्लस आपने जो लास्ट में प्रॉफिट पे बैलेंस शीट होना है उस पर भी 29% टैक्स लगा दिया है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी टैक्सेशन कहाँ से वायबल हो गई, एक्सपोर्टर कहाँ से, उसको तो पहले रिफंड नहीं मिल रहे। आज हम बैंक से एक जो फाइनेंस लेते हैं, आज हम फाइनेंसिंग कॉस्ट पे ऊपर देखें, आज से 2-3 साल पहले फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी जो एक्सपोर्टर की थी 3% थी, आज वो 18% पे है जो स्टेट बैंक है। और अगर हम ऑन सोर्सेज पे जाते हैं 22 से 26% पे बैंक लोन देता है। तो ये लोन प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ हमारे फंड्स ब्लॉक पड़े हुए हैं, उन रिफंड्स के ऊपर गवर्नमेंट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, वो भी अपने पास होल्ड करके रखती है। तो हम तो बिल्कुल पिस चुके हैं। तो मैं मतलब अगर मैं अपनी जाती सोच भी बताऊं आपको, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस वक्त बिल्कुल देख रहा हूं, मैं सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ भी देख रहा हूं, मैं और तरफ भी देख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जफर साहब, आप टेक्सटाइल के हवाले से हमें बता रहे थे। निमरा, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ और स्टोरीज भी शामिल करनी है। एक और स्टोरी है जो कि आप कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास, वो ये कि वजारत खारजा ने तालीमी असनाद, कानूनी दस्तावेजात और कमर्शियल दस्तावेजात की तस्दीक की पर्सनल तस्दीक के लिए फैसला किया है कि ये अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन दस्तावेजात की इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कायम मराकज़ जाकर तस्दीक भी करवाई जा सकती है। जी हाँ, बस्टल मुआहिदे के तहत रुकन मुल्क अपने मुल्क के अंदर एक अथॉरिटी कायम कर देता है जिसकी तस्दीक शुदा दस्तावेजात तमाम रुकन ममालिक में कबूल की जाती है। अपस्टल के जरिए तस्दीक शुदा दस्तावेजात के तर्जुमे की ज़रूरत भी नहीं होती और अपस्टल हर दस्तावेज के बारे में एक सर्टिफिकेट जारी करता है।
और बिल्कुल वो जो सर्टिफिकेट की आप बात करें हसनैन, वो ये कि जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके मुताबिक जो मुतल्लिका दस्तावेज है वो किस दफ्तर से किस ओहदेदार ने किस हैसियत में जारी की और फिर इस पर किस ओहदेदार ने जो है वो मोहर सबत की है। हर साल एफएसएल तस्दीक का बाकायदा ऑडिट किया जाता है ताकि अमल की शफाफियत को बरकरार रखा जाए। अपोस्टल मुआहदे के तहत रुकन ममालिक अपने दूसरे ममालिक के अंदर एक अथॉरिटी कायम कर देता है जिसकी तस्दीक शुदा दस्तावेजात तमाम रुकन ममालिक में कबूल की जाती हैं। इसी हवाले से जानेंगे आज हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जी स्टूडियो में रिजवान अब्बासी साहब, जिन्होंने ये खबर ब्रेक भी की। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताएं कि ये खबर एबीएन न्यूज़ ने पहले ब्रेक भी की थी, फिर उसके बाद उस पर कोई एक्शन भी हुआ, उसकी क्या डिटेल्स है? देखें, सबसे पहले तो अगर ये जो आपने बात की अपोस्टल तस्दीक की, तो ये एक इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ के तहत एक कानून है जिसमें जो दस्तावेज़ात हैं, जिसमें जिस तरह आपने बात की कि कानूनी दस्तावेज़ात भी हैं, ज़ाती हैसियत से तालीमी इसनाद भी होती हैं, मेडिकल के हवाले से भी होती हैं और उसके बाद कमर्शियल दस्तावेज़ात भी होती हैं। तो ये पहले तस्दीक हुआ करती थी जब आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाएं, फ़ॉरेन ऑफिस में वो तस्दीक करते थे, आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होते थे, उसके बाद फिर आपको मुतल्लिका जो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ के सफारत खाने ने आपको टेस्ट करना होता था। तो ये जो अपोस्टल तस्दीक है जो हॉलैंड के शहर हैग में 1961 में ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत हैग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये मायदा तय पाया था कि जितने भी जो ममालिक हमारे इस लॉ के तहत हमारे साथ आएंगे, माहिदा करेंगे, और ये बेसिकली एक मरकजी निज़ाम है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है जिसमें आप जब अपोस्टल करवाते हैं तो आपकी जो वो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो पूरी कंट्री, तमाम ममालिक के लिए जो उसके तहत होते हैं। 161 ममालिक में यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हैग के मुताबिक वो 161 ममालिक हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उनके मुताबिक ये तकरीबन 123 ममालिक हैं। तो जब ये अटेस्टेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है किसी भी कंट्री में हो, तो जो फॉरेन ऑफिस से हुआ करता था वो आप कह सकते हैं कि वो 6 महीने के बाद, आपको हमारे नाज़रीन को भी पता है कि वो 6 महीने के बाद उसकी जो म्याद है वो ख़त्म हो जाती थी, फिर दोबारा नए सिरे से आपको ना उसकी अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी। तो अब ये जो अपोस्टल तस्दीक है इसमें फॉर एवर के लिए, फॉर लाइफ, यानी आपको तस्दीक नहीं करानी पड़ती डॉक्यूमेंट सफारत खानों में जाके। तो पाकिस्तान में जब ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ये अपोस्टल के साथ जब मायदा हुआ, हैग कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान ने जब मायदा किया, तो अभी ये जो 2023 में पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया और फिर एक ऑर्डिनेंस जारी किया। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि उस वक्त के सदर मुमलिकत थे, तो ऑर्डिनेंस अपोस्टल ऑर्डिनेंस 2024 इसको कहा गया। उसके बाद पाकिस्तान में बाकायदा ये जनवरी 2024 से इसका आगाज़ किया गया। जब अपोस्टल तस्दीक वजारत खारजा ने काउंटर मुख्तस कर दिया, जो लोग फ़ौरन जा रहे हैं या फ़ौरन रहते हैं, तो वो जब उनको किसी भी किस्म की जो मुश्किलात थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उन्होंने कहा कि हम एक निज़ाम बना रहे हैं जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग्स होंगी। ऑनलाइन बुकिंग के तहत आप पहले अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट के बाद फिर आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ख्वाह वो तिजारती हैं, ख्वाह वो ज़ाती हैं, चाहे वो वट जो भी है, तो वो आपने ऑन द स्पॉट वजारत खारजा लेके आनी है और उसके बाद आपको किसी सफारत खाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस बात जो मुझे ये बात बताइएगा कि आपने खबरें दी, बहुत सारी खबरें दी, उसके बाद एक्शन हुआ और ये अपोस्टल तस्दीक आ गई, लेकिन मुझे ये बात बताइए, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट बाकी बच गए, कि अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खराबियां हैं, इसी वजह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया। उन खराबियों की थोड़ा सा निशानदेही जरूर कीजिए। मैं उसी तरफ आ रहा था हसनैन। जब ये निज़ाम शुरू हुआ तो आपको पता है कि हमारे निज़ाम में बहुत सारी ऐसी कमी कोताहियाँ आ जाती हैं कि अब वो निज़ाम जो वजारत खारजा की जानिब से इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो निज़ाम ठीक नहीं था। उसमें अपॉइंटमेंट्स का जब इन्होंने निज़ाम शुरू किया तो एजेंट माफिया हरकत में आ गया। एजेंटों ने ये किया कि हज़ारों की तादाद में उन्होंने बुकिंग्स करवा ली और फिर अनफॉर्चुनेटली जो लोग बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे, जो बैरून मुल्क रह रहे थे, जिनको डॉक्यूमेंट्स तस्दीक की ज़रूरत थी, तो एजेंट माफिया ने हसनैन 1,80,000 1,90,000 फी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने का उन्होंने डिमांड करते थे। तो फिर इस पे हमने खबर की, एबीएन को ये मतलब एक सिस्टम लाने के लिए खबर और एक उस सिस्टम को ठीक करने के लिए खबर। नहीं, सिस्टम तो बना दिया गया इसका, सिस्टम की तो हमने पहले भी तो आपने खबरें दी ना, वो तो आ गया, लेकिन अब लूप होल्स आप बता रहे हैं। तो अब ये जो इशू बना, ये ऑनलाइन निज़ाम में और जो ये इनका जो निज़ाम इन्होंने जो अमल शुरू किया, तो उसमें जो इश्यूज थे, तो जब हमने इसको हाईलाइट किया, और हमेशा एबीएन का ये खासा रहा है कि जो खबर एबीएन देता है तो वो अवामी मफाद को मद्देनजर रखे, तो हसनैन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ। हज़ारों की तादाद में जो लोग ख्वार हो रहे थे, जिनके इश्यूज थे,
तो उस पर वजारत खारजा ने एक्शन लेते हुए उन्होंने वॉक इन कर दिया, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ख़त्म कर दी। अब जब वॉक इन हुआ हसनैन, तो हमारे पास कुछ फुटेजेस भी हैं, हम रात को गए हैं, तो अब जो इश्यूज बने हुए हैं, जो वज़ीर खारजा हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार, उन्होंने ये क्लेम किया था कि हर रोज़ में हमारा तकरीबन 1000 जो बंदा है वो आकर यहाँ पर अटेस्टेशन करवाता है। लेकिन हसनैन, हमने देखा, रात को भी मैं उधर ही था, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 500 से ज़ायद लोग वहाँ पे सोए हुए हैं। वजारत खारजा रेड जोन एरिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ एक बहुत बड़ा होटल भी है जहाँ पे इंटरनेशनल सतह के जो मेहमान हैं वो वहाँ पर आते हैं। और इस इशू पे ये हुआ कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे रात को आते हैं, 12 बजे लाइन लगती है, और सुबह जब 8 बजे टोकन का निज़ाम शुरू होता है तो उनको टोकन नहीं मिलता। मतलब, और यहाँ पर यह भी मैं कहना चाहूँगा कि वजारत खारजा की जानिब से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो वजारत खारजा की तरफ से जो उनकी स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए थी, वो इस निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान में सडनली आप एक निज़ाम का आगाज़ करने जा रहे हैं और आपके पास कोई निज़ाम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, वसाइल नहीं है, तो नहीं हसनैन, वसाइल हैं, फ्रेमवर्क यूटिलाइज नहीं किया उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो हसनैन, हमारे जो हमने रात को देखा, जो रात को इतनी अफसोसनाक सूरत हाल थी कि मतलब दर्जनों के हिसाब से खवातीन दूर दराज कोट मोमन सिंध और बहुत सारे इलाकों से आई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं, वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए आ रहे हैं और 3-3 4-4 मरतबा आकर चले गए हैं। अब फिर छुट्टियां हो गई हैं मुहर्रम की, तो अब वो मतलब वो लोग परेशान हैं और वो रेड जोन में सोए हुए हैं। ये बड़ी एक अलमिया है हमारे। आप इस तरह की खबरें देते हैं और यकीनी तौर पे इसके ऊपर भी आपने जो खबर दी है, अब देखते हैं कि जो वजारत खारजा है वो किस तरह से अपना काम करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जानी का। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।